हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्याय सूत्रा लॉ। सॉरी, आज मेरा ना थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए थोड़ा आवाज़ ऐसी है। तो आज मैं आपको लेके आ गई हूँ हिंदू लॉ के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो एआईबी एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। एंड इन टॉपिक्स को जो क्वेश्चंस आए हैं इनको आप नोट करना। बेयर एक्ट खोल लीजिए एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। बेयर एक्ट खोल लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, इनको साथ साथ में रीड भी करते जाइए। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, जिस जिस सेक्शन का क्वेश्चन आएगा आपको उस सेक्शन की लैंग्वेज को रीड करना है। हम चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इज अंडर विच एक्ट इज हिंदू लॉ codified in India? Hindu Marriage Act 1955. Okay. And next is the Hindu Marriage Act 1955 applies to Buddhist, Jain and Sikh also. ठीक है, बुद्धिस्ट, जैन, सिख also इनमें ये अप्लाई किया जाता है। But is the minimum age for marriage under section 5 subclause 3 of the Hindu Marriage Act 1955, that is a male 21 year and female 18 years। ठीक है, 18 और 21 में उनकी शादी की एज को लीगल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरिज बिटवीन स्पिंडाज इज बॉयज। अब स्पिंडाज होते क्या है? स्पिंडाज होते क्या है? स्पिंडाज होते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ठीक है। अब ब्लड रिलेशन कैसे होता है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ब्लड रिलेशन कैसे है? अब हमारी पैटर्नल मतलब कि हमारे पिता की साइड से, हमारे फादर की साइड से 3 जनरेशन तक, और मैटरनल मीन से मदर की साइड से 5 जनरेशन तक हम लोग शादी नहीं कर सकते। 3 जनरेशन तक की, फादर की जनरेशन तक हम शादी नहीं कर सकते, वो हमारा ब्लड रिलेशन कहलाएगा। एंड 5th जनरेशन तक मदर की साइड से, ठीक है, शादी। अगर हम ब्लड रिलेशन में जैसे मान लीजिए दादा एक जिन्होंने शादी की, एक लड़का और लड़की ने, और उसके दादा और दादी सेम ही है, ठीक है, उसके मामा और मामी सेम ही है, दैट इज बोर्ड मैरिज, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अ हिंदू मैरिज इज बोथ स्क्रैमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका क्या मतलब होता है? इन्होंने बोला है कि अ हिंदू मैरिज क्या है और कैसे होती है। अब देखिए, एक में है अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका तो आपको पता ही है कि अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, जैसे आपने कोर्ट मैरिज कर ली तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी हमारी मैरिज को वैलिड माना गया है। एंड आगे आ जाता है हमारा स्क्रैमेंट मीन टू से संस्कारिक विवाह, ठीक है। अब ये संस्कारिक विवाह क्या है? संस्कारिक विवाह मीन टू से जब हम 2 परिवारों के साथ मिलकर एक पंडित साथ फेरे लेते हैं, ठीक है, और विधि विधान के साथ हमारी हिंदुस्तान में, हमारे धर्म में जो शादी की जाती है विधि विधान के साथ, दैट इज स्क्रैमेंट मैरिज, ठीक है। तो हमारे हिंदू मैरिज में इन दोनों को वैलिड माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स। डाइवोर्स के ग्राउंड्स कौन से सेक्शन में दिए गए हैं? सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 में सभी ग्राउंड्स दिए गए हैं कि किस किस बेस पर आपको डाइवोर्स मिल सकता है। एंड द कंसेप्ट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इज अंडर विच सेक्शन? कंजुगल राइट्स सेक्शन इज सेक्शन 9, ठीक है, राइट आंसर इज सेक्शन 9। अब कंजुगल राइट्स होते क्या है, ठीक है, हमें अब कंजुगल राइट्स को सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है।
एंड ये सेक्शन 9 कहता है कि जब पति या पत्नी इन दोनों में से कोई एक बिना बात के बिना लड़ाई के एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं, एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं, ठीक है। अब जब ये दोनों बिना बात के एक दूसरे को बिना बताए अलग रहने लगते हैं, तब जैसे मान लीजिए पत्नी अपनी मायके चली गई है, बिना बात के पत्नी उठी और अपने मायके चली गई और वो वापस ससुराल नहीं आ रही है, तब हस्बैंड के पास ये राइट होता है कि वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के थ्रू कोर्ट में फाइल कर सकता है, कॉन्जुगल राइट के कोर्ट में फाइल कर सकता है कि भाई मेरी वाइफ को ऑर्डर दो कि वह आकर अपने ससुराल में रहे और अपने वैवाहिक जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और निभाए। तो ये होता है कि पति और पत्नी अलग रहते हैं बिना बात के, तो इसमें पत्नी या पति कोई भी जाकर अपने हक के लिए कोर्ट में खड़ा हो सकता है, फाइल कर सकता है, दैट इज़ द कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज वॉइड मैरिज आर मेंशन अंडर। देखिए अब वॉइड मैरिज को भी मेंशन किया गया है सेक्शन 11 में। अब इसकी भी डायरेक्ट लैंग्वेज को आपको पढ़ना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। इसको सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज को डिफाइन किया गया है, ठीक है, कि वॉइड मैरिज कैसे मानी जाती है। अब वॉइडेबल मैरिज आर कवर्ड अंडर सेक्शन 12 में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 13B। अब म्यूचुअल कंसेंट क्या होती है? म्यूचुअल कंसेंट होती है जब पति और पत्नी दोनों आपस में सलाह करके एक दूसरे से डाइवोर्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, क्या नाम उनका, आमिर खान एंड उनकी वाइफ किरण, ठीक है। अब इन दोनों ने डाइवोर्स लिया, इन दोनों ने डाइवोर्स किस कारण से लिया? नथिंग और रीज़न, इन्होंने सिर्फ म्यूचुअल कंसेंट पर कि हम दोनों को एक फ्री टाइम चाहिए एक दूसरे को, है ना, तो इन्होंने म्यूचुअल कंसेंट के साथ डाइवोर्स लिया था, कोई रीज़न नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। तो ऐसे एक दूसरे को समझने के लिए और एक दूसरे से थोड़ा अलग अपने आप पर टाइम देने के लिए इन्होंने डाइवोर्स लिया था, तो म्यूचुअल कंसेंट के साथ उनका डाइवोर्स हुआ था, दैट इज़। और इसको मेंशन किया है सेक्शन 13B के में, ठीक है। अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 हु कैन गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन। अब हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में कौन अडॉप्ट कर सकता है एक बच्चे को? देखिए फादर भी कर सकता है, फादर के पास भी राइट है, और मदर के पास, सिंगल मदर के पास भी, सिंगल फादर के पास भी, फादर्स भी कर सकते हैं, मदर भी कर सकते हैं, गार्डियन भी कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी के पास ये पावर है और इनको ये ले सकते हैं, ठीक है, बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर इज चिल्ड्रन अ हिंदू कैन अडॉप्ट। अब ये है कि एक हिंदू कितने बच्चे अडॉप्ट कर सकता है? ओनली वन सन, ओनली डॉटर, वन ऑफ ईच जेंडर एंड अनलिमिटेड। अब आंसर इज वन ऑफ ईच जेंडर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक पति और पत्नी हैं, उन्होंने बच्चे अडॉप्ट करने हैं, तो वो एक टाइम पर एक लड़का और एक लड़की अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक शर्त भी होती है, इसमें शर्त ये होती है कि मान लीजिए अब एक कपल है, वो बच्चे अडॉप्ट करने के लिए गया और उनके पास पहले से ही उनके पास एक लड़का है,
तो वह एक लड़का गोद नहीं ले सकते, वह सिर्फ एक लड़की ही गर्ल को ही अडॉप्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए उनके पास पहले से एक लड़की है, खुद की लड़की है या पहले से अडॉप्ट ही की हुई है, चाहे कुछ भी है, लड़की है, तो वो लड़की को नहीं अडॉप्ट कर सकते, वो सेकंड टाइम लड़के को ही अडॉप्ट करेंगे। एक लड़का और एक लड़की अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी 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 हिंदू मिनोरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 रिकॉग्नाइज्ड। हाँ जी, ये आ गया। अब इसमें बताइए कि हिंदू मेजोरिटी गार्डियनशिप में किसको गार्डियंस माना गया है, ठीक है। अब इस आंसर आता है बोथ ए एंड बी। ए तो ए क्या है, नेचुरल गार्डियंस, एंड दूसरा क्या है, टेस्टामेंटरी गार्डियंस। अब ये होते क्या है, नेचुरल गार्डियनशिप होते हैं जैसे मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है, तो उसके गार्डियन कौन हुए, उसके माता पिता, ठीक है, उसके फादर और मदर, ठीक है। अब टेस्टमरी गार्डियनशिप में क्या होता है, जो मतलब वसीयत करनी होती है जिसके नाम, जैसे मान लीजिए अब एक मैन है, ठीक है, अब वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी मरने के बाद अपनी वाइफ को भी दे सकता है एंड अपने बेटे को भी दे सकता है, अपने सन को भी दे सकता है। अब मान लीजिए कि वो अपनी वाइफ को दे गया, ठीक है। अब यहाँ पर हक तो अब उसके सन का भी था, लेकिन उसकी मर्जी थी, वो अपनी वाइफ को वसीयत दे गया, ठीक है। दैट इज आंसर ऑफ गार्डियंस। अ हिंदू विडो कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, आंसर इज ओनली विद द हस्बैंड कंसेंट बिफोर डेथ। एंड नेक्स्ट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 applied to हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख। हिंदू सक्सेशन एक्ट में कौन अप्लाई कर सकता है और किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, दैट इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, इनके ऊपर ये अप्लाई होते हैं। एंड नेक्स्ट इज द टर्म कॉम्प्रेंसिवली सॉरी रेफर टू joint family property ownership, that is the right answer. And daughter become present sorry co-prencer by birth under which amendment, 2005 के बाद ये अमेंडमेंट की गई थी कि डॉटर को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। एंड दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्त्रीधन मीन्स प्रॉपर्टी गिफ्ट टू अ वुमेन, ठीक है। जो प्रॉपर्टी होती है वो वुमेन को दी जाती है। जैसे मान लीजिए आजकल क्या होता है कि टैक्स से बचने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई लैंड खरीदते हैं, वो अपनी अपनी वाइफ के नाम पर खरीदते हैं, ठीक है। दैट इज अ स्त्रीधन, वो स्त्रीधन हो गया है ना, प्रॉपर्टी गिफ्ट फॉर वुमेन आ गया। एंड नेक्स्ट इज मिताक्षा एंड देवभागा आर टू स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। अभी सॉरी, मिताक्षा एंड दयाभागा ये हिंदू लॉ के स्कूल हैं। एंड अंडर मिताक्षा लॉ द सन एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बाय बर्थ, जो सन होता है वो बर्थ से, जब से वह जन्म लेता है बाय बर्थ, तभी से ही वह प्रॉपर्टी में हकदार होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ओके सॉरी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए AIB एग्ज़ाम के रिवीजन को करवा रही हूँ, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के दिन बहुत कम रह रहे हैं, डे बाय डे दिन कम होते जा रहे हैं। इसीलिए मेरे साथ रिवीजन करते रहिए और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।